चलिए तो देखिए, टॉपिक जो हम शुरू कर रहे हैं उसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन ये है। इंडक्शन मतलब आप जानते हैं, हिंदी है प्रेरण। इंडक्शन मींस कोई एक चीज किसी दूसरे को इंड्यूस कर रही है। तो ये सिंपली क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होना। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करेगा, ये वो टॉपिक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, हम इसी टॉपिक की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उल्टा तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट बनता है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये तो हमें पता था। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनेगा, हम ये आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम जो शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके पहले आप एक एक्सपेरिमेंट वीडियो देखिए। वैसे इसमें जीरो एरर है, इस समय जीरो रीड करना चाहिए, लेकिन शायद ये 2 यूनिट रीड कर रहा है। ठीक है, तो जीरो एरर है इसके अंदर, हमें उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस ध्यान रखिएगा कि 2 यूनिट की जीरो एरर है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये कॉइल है, इस कॉइल के दोनों तरफ मैंने ये कंडक्टिंग है और ये कॉइल में इससे कनेक्ट कर रहा हूँ। इसका एक टर्मिनल मैंने इस पे कनेक्ट किया, दूसरा टर्मिनल इस पे, जो कि कनेक्ट नहीं हुआ। अब देखिए, अभी भी डिफ्लेक्शन जीरो है। ठीक है, 2 यूनिट मतलब जीरो डिफ्लेक्शन इस केस में। ये हमारी मैग्नेट है, मैंने कोशिश करी है थोड़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाने की। अब देखिएगा, ये मैग्नेट मैं इसके पास लाया, नथिंग हैपन्स, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ये जरा इसकी रीडिंग पे गौर करिए। जब मैं मैग्नेट मूव कर रहा हूं तो ये रीड करने लग गया है। इसका मतलब ये अगर रीड कर रहा है, मतलब जब ये मैग्नेट मूव कर रही है तब इसमें ऐसा करंट फ्लो कर रहा होगा। वो करंट गैल्वेमीटर से जा रहा होगा और गैल्वेमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है। अब आप इस डिफ्लेक्शन को गौर से देखें तो डिफ्लेक्शन दोनों तरफ है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। और डिफ्लेक्शन दोनों तरफ है मतलब एक तरह से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है। मतलब कभी करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, कभी करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। अब ये करंट फ्लो करने की वजह क्या है, कि यहां पे कौन सी चीज है जिस वजह से करंट फ्लो कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो अब भी है, मैग्नेटिक फील्ड तो अब भी है, मैग्नेटिक फील्ड तो अब भी है, लेकिन करंट तो नहीं है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है करंट के लिए, देयर इज समथिंग एल्स। तो जब मैं इसको फिक्स रख रहा हूं तब करंट नहीं है, लेकिन मूव कर दे रहा हूं, देखिए जब मैं इसको मूव कर रहा हूं तो करंट पैदा हो रहा है। इसका मतलब ये क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। जब आप मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करोगे तब इसमें करंट जाएगा। तो इससे शायद हमें कंक्लूजन ये मिला कि मैग्नेटिक फील्ड अगर बदलेगा तो करंट पैदा होगा। अब हम देखते हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड बदलने से ही करंट पैदा होता है। तो मैंने ये ऐसे रखा, अब इसको साइडवेज मूव कर रहा हूं, अब भी तो मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। यहां रखता हूं सो दैट आपको ये दिख जाए। अब देखिए, ना के बराबर करंट है इसमें, काफी कम करंट है। ठीक है, ऐसे में भी काफी कम करंट है, लेकिन जो ही मैं इसको ऐसे मूव कर रहा हूं करंट ठीक ठाक आ जा रहा है। और आप देखिए, अगर मैं स्लो मूव करता हूं तो करंट काफी कम है, देखिए फास्ट मूव करता हूं तो करंट अच्छा खासा है। तो हुआ यहां क्या कि ये समझने के लिए आपको इसकी फील्ड लाइन सोचनी पड़ेगी। इसकी फील्ड लाइन इस तरीके से ऐसे बाहर निकलेंगी। ठीक है, और जब मैं इसको पास ला रहा हूं तो ये फील्ड लाइन इससे क्रॉस कर रही है, तो एक फ्लक्स जनरेट हो रहा है। और जब मैं इसको मूव कर रहा हूं तो फ्लक्स टाइम के साथ बदल रहा है, और ये टाइम वेरिंग फ्लक्स ही करंट पैदा कर रहा है। ठीक है, तो हम क्लास में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझने की कोशिश करिए कि जब मैं इसको ऐसे मूव कर रहा हूं तो करंट आ रहा है, ऐसे मूव कर रहा हूं तो करंट नहीं आ रहा है। ठीक है, और जितना तेजी से मूव कर रहा हूं उतना तेजी से करंट है,
और शायद ये समझ गए होंगे जब अंदर जा रहा हूं तो करंट एक डायरेक्शन में, बाहर आने पे दूसरे में, इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट टाइप का बन रहा है। ठीक है, ये पहला एक्सपेरिमेंट था। अब इस एक्सपेरिमेंट से ये हिंट हमें मिल रही है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स टाइम के साथ बदल दूं तो करंट पैदा होगा। चलो अब देखिए, हमने जो एक्सपेरिमेंट में देखा वो लगभग कुछ ऐसा था कि ये हमारी कॉइल है, कई टर्न्स हैं इसमें, यहां ये मैग्नेट है हमारी नॉर्थ साउथ, ये मैग्नेट पास आ रही है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो जब ये मैग्नेट पास आ रही है या जब ये मैग्नेट दूर जा रही है, दोनों ही केस में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। पास आ रही थी तब भी, दूर जा रही थी तब भी करंट यहां भी प्रोड्यूस हुआ, यहां भी प्रोड्यूस हुआ। और कैसा प्रोड्यूस हुआ फील करने की कोशिश करिए कि करंट ऐसे जा रहा है, फील्ड लाइन ऐसी है, तो करंट फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब वो प्रोड्यूस कौन कर रहा है, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझ सकते हो कि चूंकि करंट ऐसा जा रहा है मतलब एक ईएमएफ ऐसा बन गया है, एक ड्राइविंग फोर्स इस डायरेक्शन में पैदा हो गया है। मींस जो ही हम मैग्नेट पास लाते हैं, ऐसे पास लाते हैं, करंट ऐसा पैदा होना चालू हो जाता है। दूर जाते हैं तो करंट उल्टी डायरेक्शन में पैदा हो गया। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कब कैसी है वो भी हम अभी बात करने वाले हैं। फिलहाल बस ये समझिए कि इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स B इंटू एरिया, ये फ्लक्स बदल रहा है तो इसके अंदर ईएमएफ पैदा हो रहा है और वही इसको करंट जनरेट कर रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज इस पे डिपेंड कर रहा है, और चूंकि रेट ऑफ चेंज है इसीलिए जब ये रेस्ट पे था तो कोई करंट नहीं आया था इसमें। जब ये मूव कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, फ्लक्स बदल रहा है। और बात सही भी है, जब ये पास आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, दूर जाएगा तो फ्लक्स घटेगा। d∅dt तो दोनों में है, लेकिन एक बार रेट पॉजिटिव है, एक बार रेट नेगेटिव है, तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, हाँ, फैराडे के लिए ये एक्सपेरिमेंट एट अ सडन हुआ था। ठीक है, फैराडे क्या कर रहे थे कि दरअसल एक मैंने आपको पहले वीडियो दिखाया, बना के दिखाया था, होमोपोलर मोटर, ये वाला। इसमें ऐसी जो मोटर हमारी घूम रही थी बैटरी में, ये फैराडे ने ही क्रिएट की थी। सबसे पहले फैराडे ने ही ये मोटर बनाई थी। ठीक है, तो फैराडे ने होमोपोलर मोटर क्रिएट की थी। दरअसल इनका भी एक काफी इंटरेस्टिंग इनका बैकग्राउंड है। फैराडे की ऑफिशियल जो एजुकेशन हुई थी वो 13-14 साल तक ही हुई थी। उसके बाद फैराडे ने जितना पढ़ा वो खुद से पढ़ा। ठीक है, 20-21 साल में ये हम्फ्री डेवी, नाम सुना होगा, केमिस्ट थे जो, तो ब्रिटिश केमिस्ट थे, उनके यहां ये जॉब करने लग गए। और वहां जॉब करते करते वो भी अपना वोल्टेज सेल वगैरह बना रहे थे, और उस वोल्टेज सेल से वो भी ऑलमोस्ट इस तरह का एक्सपेरिमेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका सक्सेसफुल हुआ नहीं था। ये उनके असिस्टेंट थे, इन्होंने खुद ये होमोपोलर मोटर बनाई और उन्होंने ये पेपर पब्लिश कर दिया बिना उनकी इजाजत के। और इस वजह से इनको फेम मिला, लेकिन उसके साथ इनको ये नुकसान हो गया कि उन्होंने वहां से हटा दी, और लगभग 3-4 साल तक वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास लैब नहीं थी। फिर वापस ज्वाइन किया, फिर हुआ, फिर उन्होंने अपनी और थ्योरीज दी। ठीक है, लेकिन ये मोटर बनाई। जब इनने मोटर बनाई, इनके दिमाग में ये ख्याल आया कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड से, देखिएगा, ये करंट से मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो इसका कन्वर्स भी तो हो सकता है कि मैग्नेटिक फोर्स से करंट पैदा हो जाए। तो उन्होंने कोशिश बहुत की। इन्होंने क्या किया, ये उन्होंने जो इनका बेसिकली सेटअप था, ये कुछ ऐसा सेटअप था। ये सॉफ्ट आयरन कोर है, इस पे उन्होंने ये बैटरी लगा ली। तो इन्होंने ये सोचा कि देखिए यहां से ये करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड से नया करंट पैदा होना चाहिए। लेकिन यहां ये करंट इस तरीके से पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, ये उनका एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, लेकिन
काफी उन्होंने कोशिश की लेकिन यहां करंट उनको दिखा ही नहीं। तो ये गैल्वेनोमीटर मान लो ये, तो उन्होंने गुस्से में उठा के अपना सेटअप फेंक दिया, लेकिन जो ही उन्होंने गुस्से में सेटअप फेंका ये गैल्वेनोमीटर हिल गया। और ये हिलने की वजह क्या थी? जो ही गुस्से में सेटअप फेंका ये दरअसल कनेक्शन लूज हो गए होंगे या कनेक्ट हो गए होंगे। तो जब हम इसको स्विच को क्लोज करेंगे, जो ही स्विच को क्लोज करेंगे तो इस पे करंट आएगा। पहले करंट 0 था, अब करंट आया तो मैग्नेटिक फील्ड बदला, तो फ्लक्स बदला, करंट आया। लेकिन कुछ ही देर बाद ये करंट हो गया कांस्टेंट, और करंट कांस्टेंट हो गया तो फ्लक्स हो गया कांस्टेंट, तो इसमें करंट दिखा ही नहीं। और जब स्विच ऑफ किया तो फिर से करंट 0 होगा, तो करंट बदला तो मैग्नेटिक फील्ड बदला, फिर डिफ्लेक्शन आया। तो डिफ्लेक्शन तभी आया जब चेंज आया। ठीक है, तो इनको इससे अंदाज लग गया कि जो ही मैं स्विच ऑन या ऑफ कर रहा हूं ये तभी आ रहा है। इसका मतलब अगर मैंने डीसी की जगह अल्टरनेटिंग करंट इसमें दे दिया होता, अगर अल्टरनेटिंग करंट दे दिया होता तो ये हर इंस्टेंट पे बदल रहा होता। अगर मैं इनपुट करंट ऐसा दे दूं जो हर बार बदल रहा है, तो हर इंस्टेंट पे ये करंट वेरिएबल होगा, फ्लक्स वेरिएबल होगा, तो ये इंड्यूस करंट पैदा होगा, और यहां जो गैल्वेनोमीटर लगातार डिफ्लेक्शन देता रहेगा। दरअसल यही ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है जो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, और इन्होंने एक इस समय काफी बड़ी बात कही थी कि ये जो पैदा हो रहा है, ये इन्होंने कहा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही ये कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फोर्स है जो इनडायरेक्टली इस पे असर डाल रहा है। लेकिन वो फोर्स सिर्फ तभी आ रहा है जब ये बदल रहा है। और सबने इस बात को डिस्कार्ड कर दिया था कि काय का इलेक्ट्रिक फील्ड, सबने ये डिस्कार्ड कर दिया था कि ऐसा थोड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, ऐसी चीजें थोड़ी होती हैं। सिवाय एक बंदे के, वो थे मैक्सवेल। मैक्सवेल जिन्होंने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की इक्वेशंस दी, जिन्होंने बेसिकली कहते हैं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में समझने में सबसे बड़ा रोल है। और उन्होंने बाद में प्रूव किया कि दरअसल इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ बदलता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड बदलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, और फाइनली ये पता चला कि ये सब रिलेटिविटी है। मैक्सवेल ने फेराडे के बारे में एक बहुत बड़ी बात कही थी कि फेराडे की एजुकेशन या मैथमेटिक्स सिर्फ इतनी थी कि उनको बेसिक अलजेब्रा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती थी। ठीक है, मैथ्स में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन मैक्सवेल जो कि खुद बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा था कि इवन फेराडे डजंट नो दैट ही इज 20th सेंचुरी मैथमेटिशियन। वो 19th सेंचुरी में थे, उन्होंने कहा फेराडे को खुद नहीं पता कि वो खुद 20th सेंचुरी के मैथमेटिशियन है, उनको पता नहीं चलता और वो अप्लाई कर देते हैं चीजें। जैसे ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए जो मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ी वो मतलब डाइवर्जेंस, कर्ल, जो मैंने कुछ नए नाम दिए थे, वो मैथमेटिक्स इनको पता ही नहीं थी, लेकिन एक फील था इनके अंदर कि कुछ ऐसा है। ठीक है, तो दरअसल फेराडे अपने आप में बहुत बड़े जीनियस थे। इवन आइंस्टाइन के रूम में दो लोगों की फोटो होती थी, मैक्सवेल, फेराडे, जिनसे ये इंस्पायर हुए थे सबसे ज्यादा। तो एनीवे, अब हम वापस आते हैं। तो फेराडे ने कुछ इस तरह, फेराडे ने क्या किया कि ये जब एक्सपेरिमेंट किया, इससे इन्होंने अपना लॉ दिया। इन्होंने कहा कि जो इंड्यूस्ड करंट के लिए नहीं, उन्होंने इंड्यूस्ड ईएमएफ जो डेवलप होता है, इन्होंने कहा इट इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। मीन्स इन्होंने स्टेटमेंट ही लिख देता हूं, when a conductor coil of n turns is subjected to time varying magnetic flux, फील्ड नहीं, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स हमें बदलना है। EMF induced in the coil is कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन
डी फाई बाई डी टी, और एन सिंपली नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू वन टर्न, एन का मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल, और ये ईएमएफ इसके अंदर पैदा होगा। ठीक है, और रियलिटी थी, उनको इनकी वजह पता नहीं थी कि ये क्यों पैदा हो रहा है, कैसे पैदा हो रहा है, बस इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर करके ये फॉर्मूला निकाल के दे दिया कि इतना इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। यही वजह है कि जब हम बार मैग्नेट को पास ला रहे थे तो ये फ्लक्स बदल रहा था, इसके अंदर करंट आ रहा था, लेकिन जब हम ऐसे बार मैग्नेट को अगर मूव कर रहे थे तो ना के बराबर फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि इसकी वजह से इस पर फ्लक्स ना के बराबर लिंक है। तो ऐसे मूव करने पे इसकी वजह से इस पर फ्लक्स काफी कम है, इसीलिए असर इस पर नहीं आ रहा है, करंट काफी कम था। ठीक है, लेकिन जब हम इस तरह मूव कर रहे थे तो करंट अच्छा खासा पैदा हो रहा है। तो ये इनका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए कि ये फ्लक्स है, एक और एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में मैं क्या करने वाला हूं, अभी तक मैं क्या कर रहा था कि ये बार मैग्नेट यूज कर रहा था, इसको पास ला रहा था और इसमें करंट देख रहे थे हम। ये नॉन जीरो आ रहा था जब मोशन हो रही थी, जब मोशन हो रही थी तभी, जब ये स्टिल था तब नहीं, क्योंकि फ्लक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड कर रहा है। अब हम सिंपली क्या करने वाले हैं कि इसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से रिप्लेस करेंगे। इसमें करंट है, इसमें करंट नहीं है। अगर करंट कांस्टेंट होता तो फ्लक्स तो इसमें आता, लेकिन फ्लक्स बदलता नहीं, तो इसमें करंट पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर ये करंट मैं ऑक्सीलेटिंग कर दूं, अगर ये करंट किसी फ्रीक्वेंसी के साथ बदलने लग जाए, ये करंट बदलेगा तो इसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो भी बदलेगा। क्योंकि देखिएगा, ये फील्ड लाइन ऐसी थी, और अगर करंट की डायरेक्शन पलट गई तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन पलट जाएगी। तो अगर करंट ऑक्सीलेटिंग है तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेटिंग है, तो ये फ्लक्स कई बार पॉजिटिव नेगेटिव में ऑक्सीलेट करेगा, मतलब फ्लक्स भी टाइम के साथ बदल रहा है। तो इसमें बैटरी बनेगी इस रिजल्ट के हिसाब से, वो ईएमएफ भी आएगा, ईएमएफ आएगा तो इसमें करंट आएगा, और करंट आएगा तो अगर हमने इसमें कोई एलईडी या लाइट लगा दी तो वह एलईडी जलेगी। ठीक है, हाँ, और इसी में अगर ओवरलैपिंग एरिया बदलेंगे या इस कॉइल को हम ऐसे रख देते तो फ्लक्स लिंक्ड जीरो होता। सोचिए, अगर मैंने कॉइल ऐसे रख दी होती तो एरिया इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फ्लक्स जीरो है, इसमें करंट नहीं आएगा। तो ये अगला जो वीडियो मैं दिखा रहा हूं, जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट ये वाला है। ठीक है, सो दैट आपको और अच्छा फील आ जाए। दिस इज अनदर एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे ये एक ऑक्सीलेटर है, एक्चुअली ट्रांजिस्टर है, ये ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ये हाई फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस करेगा। मतलब जो ही मैं बैटरी कनेक्ट करूंगा तो इसमें करंट इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, मतलब लगातार अल्टरनेटिंग करंट इसके अंदर फ्लो करेगा और अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी से। तो ये ऑक्सीलेटर है, जो ही हम बैटरी लगाएंगे इसके अंदर डीसी करंट नहीं, अल्टरनेटिंग करंट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा। ठीक है, वो आपको दिखेगा नहीं, ये देखिए, तो ये इसके अंदर करंट पैदा हो गया है, ऐसा करंट फ्लो कर रहा है, कभी ऐसा ऐसा, और इतनी तेजी से फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रहा है, मतलब समझिए कि शायद 1 सेकंड में 100-200 बार कम से कम होगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए कि हाई फ्रीक्वेंसी करंट है, यहां मैं कंपास से चेक कर लेता हूं। इतना हाई फ्रीक्वेंसी करंट है कि देखिए डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है। दरअसल क्या हो रहा है कि इस पर इतने जल्दी जल्दी टॉर्क आगे पीछे लग रहा है कि ये हिल ही नहीं रहा है। ऑन एन एवरेज ये करंट जीरो है। अब यहां देखिएगा, मैं एक और कॉइल, ये देखिए किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, ये कॉइल है, कॉइल के दोनों टर्मिनल इन 3 एलईडी से कनेक्टेड है, कॉइल में कोई बैटरी नहीं। अब मैं ये कॉइल अगर यहां लाता हूं, कुछ नहीं हुआ, देखिएगा। अब मैं इस कॉइल को नीचे कर रहा हूं, देखिए
जादू। जब मैं पास ले गया ना तो एक कॉइल देखिए जल रही है, इसको यहां ला रहा हूं, देखिए ओवरलैपिंग कम हुई, इंटेंसिटी कम हो गई, इंटेंसिटी मैक्सिमम। जब मैं इसको दूर ले जा रहा हूं देखिए इंटेंसिटी कम होती गई, कम होती गई, काफी कम हो गई, लगभग जीरो। पास लाया, इंटेंसिटी बढ़ गई। इसका एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये सर्किट देखिएगा कि ये हमारी कॉइल थी, ठीक है। इसमें से हमारा एसी करंट जा रहा था हाई फ्रीक्वेंसी से। तो अगर हम इसका साइड व्यू बनाएं तो इसमें से ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा कॉइल से बाहर निकल रहा होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है, कुछ मे बी बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई टाइप का साइनसोइडल फंक्शन होगा, ठीक है। अब ज्यों ही मैं दूसरी कॉइल यहां लाया तो इसकी फील्ड लाइन ऐसी होती है, तो इसकी कुछ फील्ड लाइन उससे लिंक हो गई, तो इससे एक फ्लक्स लिंक हो गया, और फ्लक्स कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू इसका एरिया, और ये फ्लक्स आया मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, और मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है, तो हमारा फ्लक्स भी टाइम डिपेंडेंट है, और यही टाइम डिपेंडेंट फ्लक्स एक ईएमएफ पैदा करता है। यही टाइम डिपेंडेंट फ्लक्स एक ईएमएफ पैदा करेगा, और उसकी वजह से इसके अंदर करंट जाएगा और एलईडी ग्लो करेगी। अब जरा सोचिए कि ये जितना मैं पास लाऊंगा उतनी, क्योंकि इसकी फील्ड लाइन कैसी है, ऐसे डाइवर्ज हो रही है, तो ये कॉइल इधर है तो फील्ड लाइन कम आई, यहां है तो फील्ड और ज्यादा, यहां है तो फील्ड और ज्यादा। जितना पास ला रहा हूं उतनी ज्यादा फील्ड लाइन लिंक हो रही, तो ये बी का एक्सप्रेशन उतना बड़ा हो गया, तो डी फाई बाई डी टी उतना बड़ा आएगा, बैटरी उतनी बड़ी बनेगी। सेकेंड टर्म जरा एरिया देखिए कि इसी में अगर ये कॉइल यहां रखी होती तो काफी कम लाइंस आती, बीच में रखी है तो लाइंस ज्यादा हैं, साइड में रखी है लाइंस ना के बराबर है। तो ये ईएमएफ का कॉज क्या है, टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फ्लक्स। और फ्लक्स की हिंट कैसे मिली, क्योंकि यहां एरिया का रोल आ रहा है, क्योंकि एरिया हम ओवरलैपिंग एरिया कम कर रहे हैं, फ्लक्स कम है, एरिया ज्यादा, फ्लक्स ज्यादा। और दूसरा टाइम का फंक्शन क्यों है, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड साइनसोइडल बनाना पड़ा, हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना पड़ा, वो काम इसका था। ये गर्म हो रहा है, हाँ होना भी चाहिए था। चलो तो देख लेते हैं एक बार और, मैं एक्सपेरिमेंट रिपीट कर देता हूँ। तो ये ऑक्सीलेटर है, इसने हाई फ्रीक्वेंसी करंट इसके अंदर जनरेट कर रखा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे स्पेस में जो बाहर निकल रहा है यहां से, वो टाइम के साथ बदल रहा है। तो अगर मैंने कॉइल ऐसी रखी तो इस पे जो फ्लक्स आएगा वो टाइम के साथ बदलेगा, तो देखिए ये टाइम के साथ बदल रहा है। यहां जब मैंने इसको ऐसे किया, ओवरलैपिंग एरिया कम है, फ्लक्स कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ। इसी में आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसको मैं ऐसे टर्न कर रहा हूं, फील करिए कि ये फ्लक्स कम हो रहा है और ये फ्लक्स जीरो है। इमेजिन करिए लाइंस पैरेलल निकल गई, इसके लाइंस इस हिस्से को क्रॉस ही नहीं की। जब ये ऐसा था तो ढेर सारी लाइन ऐसे क्रॉस कर रही थी, ऐसा था तो इस हिस्से की लाइन क्रॉस कर रही थी, सिर्फ इतने रीजन की, सिर्फ इतने रीजन की लाइन क्रॉस कर रही। अब और कम रीजन हो गया तो ना के बराबर करंट है, तो ये रीजन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मैक्सिमम रीजन है। और मैं एंगल जब मैं बदल रहा हूं तो भी अंतर आ रहा है, 90 डिग्री पे एंगल हमारा जीरो हो गया। और ज्यों ही मैं इसको ऐसे लाया तो देखिए ये फिर आ गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि इसकी वजह से इस पे करंट कितना पैदा होगा वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, इसका एरिया, ऑब्वियसली ज्योमेट्री, नंबर ऑफ टर्न्स, और ओरिएंटेशन, कि ओरिएंटेशन इसका कैसा है, ओवरलैपिंग एरिया कितना है, एंगल कितना है, ठीक है। चलो, तो उम्मीद है वीडियो देख के आपको फील आ गया होगा कि ओवरलैपिंग एरिया का क्या रोल है, फ्लक्स का क्या रोल है, ठीक है। अब हम इसमें और आगे डिस्कशन करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, पहले कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तभी तो उसका रेट ऑफ चेंज हमसे कैलकुलेट होगा। और फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, बी ई।
ये मैग्नेटिक फ्लक्स है बी डॉट ए। अब इसमें अगर बी यूनिफॉर्म है तो बिल्कुल आसान है, तो फ्लक्स आ जाएगा एन टाइम्स बी टाइम्स एरिया प्रोजेक्टेड। एरिया प्रोजेक्टेड की मीनिंग सिंपली क्या है, वही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थी। जैसे मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा है, इससे फ्लक्स चाहिए होता तो इसका एरिया वेक्टर देखिए, एंगल थीटा देखिए कितना है, और फ्लक्स कितना आएगा, एन बी ए कॉस थीटा। इसका एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच का एंगल। ठीक है, ये यहां कोई करंट की जरूरत नहीं हालांकि हमें, क्योंकि हम किसी भी कॉइल से फ्लक्स निकालना है। तो कॉइल का प्लेन अगर आपने ऐसा कर दिया तो इमेजिन करिए इस कॉइल पे फ्लक्स जीरो होगा। कॉइल अगर ऐसी होती तो इस कॉइल पे फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो बी यूनिफॉर्म है तो फ्लक्स निकल आएगा। बी वेरिएबल है तो कोई दिक्कत नहीं, बी वेरिएबल है तो फ्लक्स नहीं निकल रहा है, डी फाई का इंटीग्रेशन तो हम कर ही सकते हैं ना। और डी फाई क्या है, बी डॉट डी ए, हम इंटीग्रेट करके फ्लक्स निकाल देंगे। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो स्ट्रिप में तोड़ेंगे, इसका आंसर निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो पहला पार्ट हमारा है फ्लक्स का कैलकुलेशन, फिर हम इसका रेट ऑफ चेंज करेंगे, फिर ईएमएफ बनेगा। ठीक है, तो समझ में तो आया होगा कि हम फ्लक्स सीख क्यों रहे हैं, क्योंकि ये फ्लक्स निकलेगा तभी हम वो बैटरी बना पाएंगे कि कितना ईएमएफ बनेगा, कितना करंट जनरेट होगा। देख लें, फ्लक्स का एग्जांपल जैसे ये एक कॉइल है, ये डिस्टेंस x है, ये r है, r इज वेरी वेरी मच लेस देन r। ठीक है, और ये और कर देता हूं x, ये करंट I, फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल। ये टर्न्स N1, ये टर्न्स N2। एग्जांपल 2, ये A L फ्लक्स लिंक्ड, और एग्जांपल 3 कौन सा ले लें, सोलेनॉइड का ले लेते। ठीक है, एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है, इसके टर्न्स N, करंट I, इसका N1, इसका N2, फ्लक्स लिंक निकालना था। बस ये सीधे समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही आसान सा था। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी है, इस तरह। तो यहां देखिए एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है। हमारी मर्जी हम एरिया वेक्टर कहां माने, क्योंकि इसमें करंट तो है नहीं, तो हमने एरिया वेक्टर पैरेलल ही मान लिया। तो इसमें फ्लक्स कितना आया, n टाइम्स b टाइम्स एरिया। इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2। मैग्नेटिक फील्ड इसका तो μ0 अपॉन 4 पाई 2 m, m है N1 पाई r स्क्वायर बाय x क्यूब। x क्यूब क्यों, x काफी बड़ा है r से, तो फॉर्मूला ये होगा इनटू एरिया पाई r स्क्वायर इनटू कॉस थीटा 1। ये फ्लक्स आया इसकी वजह से इस पे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड x के साथ बदल रहा है, तो x पे ये स्ट्रिप ले लें, इस हिस्से के लिए तो कांस्टेंट है, तो डी फाई विल बी इक्वल टू बी डॉट डी ए इंटू कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में। ध्यान दीजिए, एरिया इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था। करंट दिया नहीं है तो हम एरिया वेक्टर अपनी मर्जी से मान सकते हैं, मैंने नीचे ही मान लिया बी के पैरेलल। तो बी की वैल्यू μ0 अपॉन 4 पाई 2i बाय x, डी ए, ये लेंथ भी l मान लेता हूं, तो l dx, l dx cos थीटा 1, इंटीग्रेशन a से a प्लस l, तो μ0 अपॉन 4 पाई
2IL log A प्लस L बाय ए, ये फ्लक्स आ गया। थर्ड क्वेश्चन में फिर देखिए लाइंस हमें बनानी पड़ेंगी। लाइंस ऐसी, हम जानते हैं इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, तो इसका फ्लक्स आएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो N1 मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 NI, एरिया मान लिया A, लेकिन इसका फ्लक्स आएगा 0। क्यों? एरिया वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर है, इससे फ्लक्स लिंक नहीं होगा, जो लिंक होगा इससे होगा। ठीक है, मतलब अगर मैंने फ्लक्स बदलना चालू किया तो करंट पैदा हो जाएगा। अब देखिए जैसे इसमें फ्लक्स बदलने का क्या तरीका है। हो सकता है मैं इस कॉइल को पास ले आऊं, इसको पास लाऊंगा तो एक्स बदलेगा, एक्स बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, तो इसके अंदर ईएमएफ पैदा होगा। दूसरा तरीका क्या है, मतलब फ्लक्स वेरी करने का तरीका क्या है, एक्स बदल दो। दूसरा तरीका है करंट ही ना बदल दो, कि अगर मैंने ये आई करंट बदल दिया तो फील्ड लाइन बदलेंगी, आई करंट बदल दिया तो फ्लक्स बदलेगा, ईएमएफ इसके अंदर पैदा होगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पे ईएमएफ पैदा करने के तरीके क्या हैं, आंसर ए पे डिपेंड कर रहा है। या तो मैं ए ही बदल दूं तो इस कॉइल को आगे पीछे ले आऊं ऐसे, या मैं करंट बदल दूं, दोनों ही केस में इससे निकलने वाला फ्लक्स बदलेगा, इसके अंदर करंट आएगा। थर्ड क्वेश्चन में फ्लक्स, अब देखिए बदलने का तरीका क्या है, म्यू 0 NI, क्यों ना हम इसका करंट बदल दें। अगर हम ये करंट बदलते तो इसका फ्लक्स बदलता, लेकिन इसका फ्लक्स तो 0 ही रहता। मींस ये अगर किसी ऑक्सीलेटर से कनेक्ट कर देते तो इसमें तो करंट पैदा हो जाता, इसमें अब भी नहीं होता। ठीक है, तो शायद ये समझ गए होंगे हम फ्लक्स के साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स में इंटरेस्टेड है। ये फ्लक्स का हमने कैलकुलेशन के 3 एग्जांपल देखे। ठीक, चलो तो आगे डिस्कशन करेंगे हम। अब अगला और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हाउ टू प्रोड्यूस टाइम वेरिंग फ्लक्स, क्योंकि हमें फ्लक्स को टाइम के साथ बदलना है। मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, तो देखिए फ्लक्स हमारा है बी ए कॉस थीटा, बी डॉट ए। तो अब बदलने का तरीका क्या है, या तो बी बदल दो, या आप ए बदल दो, या आप थीटा बदल दो। सोचिए, 3 तरीके से फ्लक्स बदल सकते हैं, या तो बी बदल दें, या एरिया बदल दें, या थीटा बदल दें। तो मैं सभी का एक एक एग्जांपल दिखाता हूं, बी बदलने का, एरिया बदलने का, ठीक है, और थीटा बदलने का। बी का देखिएगा, मान लीजिए स्पेस में कोई मैग्नेटिक फील्ड होता ऐसा, या और आसान, यही सोलेनॉइड वाला ले लेते हैं। तो सोलेनॉइड में करंट आई है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 NI है। अगर मैं आई वेरिएबल कर दूं तो ये टर्म वेरिएबल हो जाएगा, और ये वेरिएबल हो जाएगा, तो इससे मान लो एक कोई कॉइल दूसरी, ये कोई दूसरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स जिसके n है, तो फ्लक्स इस पे कितना आता, n टाइम्स म्यू 0 NI। तो डी फाई बाय डी टी कितना होगा, n म्यू 0 n di बाय डी टी। और यही हमारा फैराडे लॉ के हिसाब से ईएमएफ है। मतलब इस कॉइल के अंदर ईएमएफ कितना पैदा होगा, ये। तो करंट कितना आएगा, तो करंट निकालना है तो ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। कॉइल का रेजिस्टेंस आपको पता होगा, अगर ईएमएफ हम निकाल चुके हैं, डिवाइड करोगे आपका नया करंट आ जाएगा, किसमें, जो इसमें। तो ये दरअसल इसके करंट की बदलने की वजह से इसमें करंट पैदा हुआ। एक्चुअली दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। नाम समझिए, म्यूचुअल मतलब इनका आपस में एक दूसरे में खेल रहा है, इंडक्शन मतलब इसकी वजह से इसमें पैदा हुआ। तो ये दरअसल एक तरीके से वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर करने का तरीका है, आपस में कनेक्शन नहीं है, लेकिन हम इसकी वजह से इसमें करंट पैदा कर पा रहे हैं। ये पहला एग्जांपल। एरिया वेरिएबल, ये भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एरिया वेरिएबल का चाहें तो आप सोलेनॉइड से ही समझ सकते हैं।
करंट इसका कांस्टेंट है, तो बी तो कांस्टेंट हो गया, तो फील्ड लाइन तो फिक्स हो गई। लेकिन अब एरिया बदलने के लिए मैं क्या कर सकता हूं कि यहां पे ऐसी लूप ली और लूप को ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी। तो जरा देखिए साइड व्यू इसका ऐसा दिखता, अब लूप ऐसे आती। अब जरा समझिए फ्लक्स, फील्ड लाइन सिर्फ अंदर है, तो फ्लक्स के कैलकुलेशन में बी इंटू दिस एरिया यूज होगा। और जरा समझिए ये एरिया समय के साथ बदल रहा है, और ये एरिया देखिए आगे जाएगा, ये एरिया बढ़ेगा, बीच में जाएगा, एरिया मैक्सिमम होगा, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो यहां ईएमएफ आता बी डी ए बाय डी टी। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड एरिया के साथ इस तरीके से, सॉरी, ईएमएफ एरिया के साथ इस तरीके से बदलेगा। सिंप्लीफाइड मॉडल ले लेता हूं इसका। सिंप्लीफाइड मॉडल ये है कि हम मान लेते हैं सिर्फ एक ही तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ एक कॉइल ऐसे अंदर जा रही है वेलोसिटी v से। अब इसका हम फ्लक्स निकालते, तो फ्लक्स आता जितना इसका पोर्शन x अंदर है, L ये है, तो फ्लक्स आता B इंटू एरिया। एरिया कौन सा, लेकिन फ्लक्स तो सिर्फ इस हिस्से में से निकल रहा है, यहां तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, तो B इंटू एल एक्स। तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आएगा डी फाई बाई डी टी, और सोचिए बी एल डी एक्स बाई डी टी ही तो वेलोसिटी भी है, तो ये इसके अंदर ईएमएफ पैदा हो जाएगा। रिजल्ट को याद नहीं करने हैं, बस आपको ये समझना है कि हम फ्लक्स निकालना सीख रहे हैं और उसको डेरिवेटिव करके ईएमएफ निकाल दें। तो इसके अंदर ये बैटरी बन जाएगी बीएलवी की, और वो बैटरी इसके अंदर एक करंट पैदा करेगी। थर्ड केस बहुत ही इंटरेस्टिंग, थीटा वेरिएबल। तो इसमें मैं फिर से क्या कह रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड इस बार यूनिफॉर्म रखा मैंने पिछले केस की तरह, और मैंने क्या किया, ये जो कॉइल इस तरह है, इस कॉइल को घुमाना चालू कर दिया। अब अगर ये कॉइल घूमेगी तो बी, और अभी देखिए अभी एरिया और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, लेकिन कॉइल घूमेगी तो उनके बीच में एंगल आने लगेगा। तो इस केस में फ्लक्स जो आएगा बी ए कॉस ओमेगा टी आएगा। सोचिए अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो टाइम टी में कितना एंगल कवर अप कर लेगा, ओमेगा टी। तो बी ए कॉस ओमेगा टी फ्लक्स आएगा, तो ईएमएफ आएगा डी फाई बाय डी टी, तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन से उतना ज़्यादा परेशान मत होइए, बस ये समझिए हम एंगल बदल ले रहे हैं। तो हमारे पास तीनों ऑप्शन थे, हम तीनों से कर सकते थे। अब इनमें हम जनरेटर के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, हमें इलेक्ट्रिकल जनरेटर बनाना है। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट तो मीनिंगलेस सा दिख रहा है, क्योंकि करंट भेज के करंट ही पैदा करना, ये जनरेटर तो नहीं है, ये वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जनरेटर बनाने के लिए हमें ऑलरेडी एक और जनरेटर चाहिए। सेकंड बिल्कुल फीजिबल है, लेकिन दिक्कत इसके साथ क्या है कि जो ही ये पूरा इसके अंदर आएगा, जो ही ये पूरा इस फील्ड के अंदर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा, कांस्टेंट करंट जाना बंद हो जाएगा इसमें। और अगर हम कन्फाइन होता तो जो ही ये बाहर निकलता तब तक आता, और बाहर निकल के चला गया, खत्म हो गया। तो ये तो कुछ देर के लिए ही करंट बनेगा, और अगर काफी देर के लिए चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट रीजन में बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सबसे आसान दिख रहा है, क्योंकि यहां आपको मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने रीजन में चाहिए, और यहां आप कॉइल को घुमाओगे, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तो जरूरत नहीं है, कॉइल घुमाओगे तो हमेशा ईएमएफ बन रहा है। बस नुकसान क्या है या फायदा जो भी आप कहें, ये साइनसोइडल फंक्शन है, और साइनसोइडल मतलब यही एसी जनरेटर है। तो कुछ और नहीं, एसी जनरेटर बड़ा सिंपल सा है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कॉइल को रोटेट कर दो तो इसके अंदर करंट बनेगा जो साइनसोइडल होगा, यही हमारा एसी जनरेटर है। ठीक है, ऑब्वियसली हम ये इंडिविजुअली सभी पार्ट अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सप्रेशंस आपको अभी याद नहीं करने, ये सभी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। बस ये आइडिया रखिए कि हम कुछ भी बदल के ईएमएफ पैदा कर सकते थे।
ठीक है, लेकिन एक अब हमारे दो डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला डिस्कशन कि जो करंट पैदा होगा उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कि क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, कैसे आएगा। दूसरा ये कि आखिरकार ये करंट आ रहा है, बैटरी बन रही है, तो बैटरी बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम। तो दो क्वेश्चन है, करंट की डायरेक्शन क्या है और ये बैटरी बनाने के लिए एनर्जी कहां से आ रही है। दोनों का आंसर एक ही है, लेंज लॉ। अगला डिस्कशन, चलिए तो देखें लेंज लॉ है क्या। लेंज लॉ सिंपली है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is such that it opposes the cause of induced EMF। ये देखिए कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन होगी वो इस तरह होगी कि अपने कॉज को अपोज करे। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये हमेशा की तरह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। दिखाता हूं कैसे। मान लीजिए ये एक स्प्रिंग थी, ये एक ब्लॉक था, वेलोसिटी ये है। अब मैं इसमें भी यही कह रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का कॉज क्या है? इसकी वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी की वजह से ही तो डिफॉर्म हो रहा है, तो ये फोर्स इस तरह लगाएगा कि ये उसको रोकेगा। तो सही बात है कि ये जब डिफॉर्म होगा तो ये ब्लॉक पे उल्टा फोर्स लगाएगा, डिफॉर्मेशन रोकने की कोशिश करेगा, तभी तो जाके कभी ना कभी बात खत्म होगी। क्योंकि अगर इसने फोर्स नहीं लगाया तो ये इनफाइनाइटली डिफॉर्म करता जाएगा। तो दरअसल ये डिफॉर्म कर रहा है, ये उल्टा फोर्स लगा रहा है, और कभी ना कभी फाइनली सेटल हो गया जब इसकी हाफ mv² हाफ की x² में कन्वर्ट हो गई। ठीक है। इसका दूसरा उल्टा केस कि जब हम इसको एक्सटेंड कर रहे थे नेचुरल लेंथ से तो डिफॉर्मेशन बढ़ रहा था, और इधर तो इसने जो फोर्स लगाया अपने कॉज को रोका। कॉज क्या था? वेलोसिटी। इसको रोका तो फोर्स कहां आया? उसको रोकने के लिए। ठीक है। और ये लॉजिकली सही बात है। क्यों? क्योंकि अगर ये इस वेलोसिटी को रोकता नहीं, अगर ये इसको रोकता नहीं, तो ये वेलोसिटी कम नहीं होती, कम नहीं होती तो काइनेटिक लॉस नहीं होती, काइनेटिक लॉस नहीं होती तो पोटेंशियल कैसे गेन होती? ठीक है, क्योंकि काइनेटिक लूज करोगे तभी तो पोटेंशियल गेन होगी। तो इस वजह से ये अपने कॉज को रोकता है। तो वैसे ही यहां लेंज लॉ एग्जैक्टली यही कह रहा है। अब हम ये एक्सपेरिमेंट लेंज लॉ से जो हमने कर रखा था उसको समझ लेते हैं। अच्छे से देखिएगा, नॉर्थ साउथ वेलोसिटी ये थी, तो दरअसल यहां हम वर्क कर रहे थे। अगर मैं वेलोसिटी देके छोड़ दूं तो होगा क्या? ये आगे जा रहा है तो इस पर फ्लक्स बदल रहा है, और फ्लक्स बदल रहा है तो करंट आया, करंट आया तो इसके पास एनर्जी आई, और अगर इसके पास एनर्जी आई तो इसकी एनर्जी गिरनी चाहिए, और इसकी एनर्जी अगर गिरनी चाहिए मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वो तभी हो सकता है जब ये इसको रिपेल करे, और ये इसको रिपेल तभी करेगा जब इसका नॉर्थ पोल इधर और साउथ इधर हो। अगर इस कॉइल का नॉर्थ पोल इधर हुआ, कॉइल का साउथ पोल इधर हुआ, और देखिए ऐसे केस में ये होगा, और ये इसको रिपेल करेगा, और ये इसको रिपेल करेगा तो काइनेटिक एनर्जी लूज होगी, और वही लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इसका गेन इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कंक्लूजन क्या है समझिए। अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, यहां गेन करना है तो कहीं ना कहीं लॉस करना पड़ेगा। लॉस क्या है? काइनेटिक एनर्जी का, और काइनेटिक एनर्जी का लॉस तभी होगा जब हम इसको इस केस में इसको रोकेंगे। और स्लो डाउन करने का तरीका क्या है? कि जब ये नॉर्थ पोल बन जाए तभी तो रिपेल करेगा। जरा इसका दूसरा केस देखिए, नॉर्थ साउथ, ये जब इधर जा रहा था, अब वंस अगेन ये हमें नहीं पता एरो कहां आएगा, ये दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है तो करंट आएगा।
अब करंट क्लॉकवाइज भी आ सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी आ सकता है, लेकिन करंट आएगा तो स्पीड कम होगी, और स्पीड को अगर आपको डिक्रीज करना है तो क्या करना होगा, आपको इसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, और अट्रैक्ट करना पड़ेगा तो ये साउथ पोल बनेगा, ये नॉर्थ पोल बनेगा, ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसकी स्पीड कम होगी, और जो स्पीड में डिक्रीमेंट है, मतलब काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीमेंट है, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इंक्रीमेंट में दिखाई देगा। तो समझिए हो क्या रहा है, ये अपने कॉज को रोक रहा है, पास आ रहा था तो रिपेल कर दिया, दूर जा रहा था अट्रैक्ट कर दिया, और दोनों ही केस में इसने कॉज को रोका, कॉज को रोका तो एनर्जी लूज हुई, एनर्जी लूज हुई तो आप करंट पैदा हो गया। अब इसमें हम क्या कह रहे थे कि मैं इसको धक्का दे रहा था, तो अगर ये रिपेल कर रहा है, मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं, तो वर्कडन मुझे करना पड़ा, और मेरा वर्कडन ही उस करंट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही जब मैं दूर ले जा रहा था, ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेरा जो वर्कडन होगा वो यहां दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारा लेंज लॉ है। यही वजह है कि जब मैं आगे पीछे इसको कर रहा था, इस पे करंट की डायरेक्शन बदल रही थी, क्योंकि जब पास ला रहा था रिपेल कर रहा था, दूर जा रहा था अट्रैक्ट कर रहा था, तो अपनी पोलरिटी चेंज कर रहा था, इस वजह से इसमें अल्टरनेटिंग करंट टाइप का पैदा हो रहा था। तो जो हमारा नल मतलब न्यूट्रल पे ये कुछ ऐसा था, ये शायद जीरो एरर थी उसमें, तो ये इसके रिस्पेक्ट में आगे पीछे ऑक्सीलेट हो रहा था, जो हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था। तो उम्मीद है यहां समझ में आया होगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अनदर फॉर्म ऑफ लेंज लॉ, या लेंज लॉ इज अनदर फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये अपने कॉज को रोकेगा, और चूंकि रोकेगा तो उससे छीनेगा, और उससे छीनेगा वही उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगी। चलो इसी को समझने के लिए एक और सेटअप देखिए। नॉर्थ साउथ इस तरह बार मैग्नेट है, और ये मैंने इसको रिलीज कर दिया, ये कॉइल है, ये ऐसे गिरने वाली है इसमें, तो ज्यों ही ये पास आएगी तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, पास आ रही है, तो ये कॉइल इसको रिपेल करेगी, क्योंकि ये पास आ रही है, तो इस कॉइल में करंट किस तरह आएगा कि चूंकि ये इसको रिपेल करे तो करंट आएगा ऐसा, और ये उसको रिपेल कर देगा, तो इस पे एक फोर्स ऊपर लगेगा, और इसी में ज्यों ही ये कॉइल इधर पहुंच जाएगी साउथ नॉर्थ ऐसे, तो इसकी वेलोसिटी इधर है, तो ये फिर इसको मोशन को अपोज करेगा, तो ये अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा मतलब यहां पे साउथ, ये सॉरी अट्रैक्ट करेगा ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ऐसा बन जाएगा। और यहां भी इसने काइनेटिक एनर्जी लॉस करी है, क्योंकि यहां पे फोर्स इस तरह था, यहां पे भी काइनेटिक एनर्जी लॉस करी है, क्योंकि यहां फोर्स इस तरफ है। तो देखिए फोर्स इज एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। ऑब्वियसली फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एज वेल। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस के रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करेगा, और डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज ही वेलोसिटी है। तो एफ एंटी पैरेलल है और वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, मतलब ये ड्रैग ऑफर्ड बाय लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है। दरअसल हम विस्कोसिटी में आगे देखेंगे कि फ्लूइड जो ड्रैग देता है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, और यहां भी जो ड्रैग मिल रहा है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल ही मिल रहा है। इसीलिए अगर ये मैग्नेट अच्छी खासी हुई और कॉइल में अच्छे खासे टर्न्स हुए, तो ये मैग्नेट ऐसे गिरेगी मानो किसी लिक्विड में गिर रही है ड्रैग होते हुए। ठीक है, तो हम इसी से एक नया टर्म समझ लेते हैं, एडी करंट। एडी करंट कुछ खास नहीं है, जरा देखिएगा, जो अभी मैंने नॉर्थ साउथ में ये कॉइल ली थी, इस कॉइल की जगह आप कंडक्टिंग प्लेट ले लो, पूरी प्लेट होती, और अब बार मैग्नेट ऐसे आ रही हो। तो अब जरा समझिएगा कि ये इस कॉइल में करंट पैदा करने की कोशिश कर रही थी, और यहां समझिए कि ढेर सारी कॉइल है। अगर थ्रू आउट ये कंडक्टर है
तो हर पॉइंट पे एक कॉइल है, तो एक करंट नहीं ढेरों करंट इसके अंदर पैदा हो जाएंगे और ये सभी के सभी करंट मिलके इसको रोकेंगे और अब ड्रैग इस पे अच्छा खासा आएगा और चूंकि इस पे ड्रैग आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी तो यहां थर्मल एनर्जी का गेन होगा और ये गर्म हो जाएगा। ठीक है, और हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं डैम्पिंग करने में। आर्टिफिशियल डैम्पिंग अगर हमें करनी है तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं कि अगर हमें डैम्पिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम लेंज लॉ के हिसाब से हमें जानते हैं कि ये अपने कॉज को रोकेगा। कॉज क्या है इसका? मूवमेंट। अब ये मूवमेंट ऐसा भी हो सकता था कि ये साइडवेज घूम रहा होता, ये हमारी प्लेट ऐसे होती नॉर्थ साउथ, तो जब ये इधर आएगा इधर जाएगा तो ये इस पर फोर्स उल्टा लगाएगा और जब ये इधर जाएगा फोर्स उल्टा लगाएगा और ये इसको रोक देगा। तो देखिए करंट कैसे पैदा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसी हैं उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। किस तरफ? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? वो हम इससे अंदाज लगाएंगे कि नॉर्थ पास आ रहा था, इसको रोकना है तो हमें ऊपर नॉर्थ चाहिए, इसीलिए करंट बनेगा ऐसा। तो शायद आप एडी करंट की डायरेक्शन समझ पाए होंगे। एडी करंट से घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो सिंगल कॉइल थी उसी की तरह ढेर सारी कॉइल बन गई क्योंकि ये पूरी कंडक्टर प्लेट है। तो ये हमारा एडी करंट है। तो पहले एक छोटा सा वीडियो देखिए जिसमें मैंने ये एक्सपेरिमेंट कर रखा है, ये वाला एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो ही मैं नीचे प्लेट ला रहा हूं तो प्लेट लाने पे वो जल्दी डैम्प हो जा रहा है और जब प्लेट नहीं थी तो अच्छे खासे एम्पलीट्यूड से ऑक्सीलेट कर रहा था। तो ये वीडियो देखिए फिर हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में फिर से हमारे पास एक मैग्नेट है, ये एल्यूमिनियम का डिस्क है, ये कॉपर की डिस्क है। कॉपर की डिस्क काफ़ी पतली है, एल्यूमिनियम की डिस्क रिलेटिवली थिक है। ये आयरन की रॉड है जिसको हम पेंडुलम के थ्रेड की तरह यूज़ करने वाले हैं। देखिए ये मैंने पेंडुलम बनाया, ये यहाँ लटका दिया, अब मैं इसको यहाँ ले जाके डिस्प्लेस कर रहा हूँ। तो देखिए इसके एम्पलीट्यूड रफली कांस्टेंट है काफ़ी देर तक। देखिए 7-8 वाइब्रेशन हो गए फिर भी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। लेकिन अब मैं एक छोटा सा डिफरेंस इसमें क्रिएट करने वाला हूँ। ये कॉपर की प्लेट यहाँ रखने वाला हूँ। अब मैं उतना ही एम्पलीट्यूड देके इसको रिलीज कर रहा हूँ। लेकिन इस बार देखिए डैम्पिंग अच्छी खासी हुई, जबकि इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। देखिए एयर ड्रैग जितना पहले था उतना अब भी है। जैसे अगर एयर ड्रैग की बात करें तो यहाँ भी एयर ड्रैग उतना ही था। तो देखिए ये ऑक्सीलेट कर रहा है, एम्पलीट्यूड इतना है, ये रुक रहा है, मतलब यहाँ कुछ हो रहा है। ये इसके डैम्पिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अभी हम देखते हैं डैम्पिंग का एक्सटेंट। तो हम क्या करते हैं, इसको ये रिलेटिवली थिक इससे रिप्लेस करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कितनी डैम्पिंग होने वाली है इसमें। ये देखिए इसमें और अच्छी खासी डैम्पिंग है और अगर मैं शायद इन दोनों को रख दूं तो डैम्पिंग और ज़्यादा होने वाली है। देखिए ये दूसरा ऑक्सीलेशन कर ही नहीं पा रहा और वजह क्या है कि दरअसल ये मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, ये बार मैग्नेट मूव करने की वजह से। ये हमारी मैग्नेट मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है। तो इन दोनों के अंदर चूंकि ये कंडक्टर हैं, एक करंट ऐसा सर्कुलर करंट फ्लो कर रहा है। इस तरह का करंट इनमें चारों तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, और उस करंट की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है इनके अंदर हीट में। शायद वो हीट हमें समझ में ना आए क्योंकि उतना गर्म होगा नहीं, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कहीं लूज हो गई।
तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ करंट के फॉर्म में मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और वो इवेंचुअली थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और ये जो करंट इसकी वजह से इसमें चारों तरफ प्रोड्यूस होगा, इस तरीके से ऐसा 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 करंट प्रोड्यूस होगा, उसे हम एडी करंट कहते हैं। ये ठीक वही करंट है जो इस मैग्नेट को जब हमने इसके अंदर डाला था तो इसके अंदर भी करंट ऐसे प्रोड्यूस हुई थी, उनको भी हम एडी करंट कहते हैं, ये भी एडी करंट है। मीन्स व्हेन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज सब्जेक्टेड टू सम कंडक्टर, eddy current is produced in the conductor and it creates the loss in kinetic energy of magnet or whatever it is। ठीक है, तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट का पर्पस था, एडी करंट बनाना। और ये एडी करंट इतना पावरफुल होता है, अभी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन ज़रा सोचिए अगर मैंने मैग्नेट इसकी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ की होती जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसकी वजह से एडी करंट बन रहे होते तो वो इतने होते कि इनको मेल्ट कर सकते थे। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो उम्मीद है वीडियो समझ में आ गया होगा कि वीडियो में क्या एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान था कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये कुछ ऐसे समझिए, जब ये दूर जा रहा था, ये मैं एक्सप्लेन करता हूं कि जब इसकी वेलोसिटी इधर थी, दूर जा रहा था, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये साउथ नॉर्थ ऐसा बनेगा, अट्रैक्ट करेगा तो रुकेगा। और जब ये वहां से पास आ रहा था, जब ये यहां से पास आ रहा था, नॉर्थ इधर साउथ इधर पास आ रहा था, तब भी इसको रोकेगा तो ये नॉर्थ पोल बनेगा, ये साउथ पोल बनेगा। ठीक है, और जब ये इस तरफ जा रहा था, वेलोसिटी भी नॉर्थ साउथ, इसकी पोलरिटी तो चेंज हो नहीं सकती, तो दूर जाने से रोकेगा साउथ नॉर्थ। और जब ये पास आ रहा है ये, तो ये फिर से इसको रोकेगा। इमेजिन करिए कि ये जैसे मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तो जैसे ये यहां से चालू किया, इधर गया, इसको अट्रैक्ट किया, साउथ पोल बन गया, तो जो एडी करंट बने वो एडी करंट नीचे नॉर्थ, तो 3 डायमेंशनल में एडी करंट बने नीचे नॉर्थ, मतलब ऐसे ये एडी करंट बना। चूंकि कंडक्टर में करंट आया है तो हीट आएगी, तो एनर्जी लूज होगी, तो इनडायरेक्टली एनर्जी लूज किसकी होगी? इसकी। और कैसे? ये नॉर्थ साउथ, साउथ ने नॉर्थ को अट्रैक्ट किया, स्पीड कम होगी। जब ये पास आ रहा था तो इस नॉर्थ को ये नॉर्थ रिपेल करेगा, रिपेल करेगा मतलब ये नॉर्थ बनेगा, तभी तो रोक पाएगा। और नॉर्थ बनेगा तो इस पे बनेगी अब ऐसे एडी करंट, क्योंकि ये ढेर सारी कॉइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो नॉर्थ ऊपर ये। तो इस तरीके से हमेशा जो एडी करंट बन रहा है वो इस तरह बन रहा है कि इसको रोक पाए। और इसमें जितनी ज्यादा थिक कॉपर प्लेट होगी, जितनी ज्यादा थिक प्लेट होगी, क्योंकि ये एडी करंट सिर्फ यही नहीं बन रहा है, नीचे भी बन रहा है, नीचे भी, थ्रू आउट द वॉल्यूम बन रहा है, तो जितनी थिक प्लेट होगी उतना बेहतर करंट पैदा होगा। और मैं नॉन मैग्नेटिक क्यों ले रहा हूं? सो दैट इनका मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक क्यों लिया मैंने, आयरन क्यों नहीं लिया? क्योंकि आयरन खुद अपने नॉर्थ साउथ पैदा करता है, वो मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। ठीक है, तो हम नहीं चाह रहे थे कि इसकी मैग्नेट अपने आप बन जाए, हमने कॉपर यूज किया कि जो भी टेम्परेरी मैग्नेट बनेगी करंट की वजह से बनेगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये मोशन आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से थी। और दूसरा पॉइंट क्या है, अगर ये थिक होती तो ये ड्रैग का इफेक्ट अच्छा खासा आता। अब चूंकि थिक मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको वीडियो जो दिखा रहा हूं वो यूट्यूब से लिया हुआ है। ठीक है, तो चैनल की लिंक उसमें नीचे है, तो मैंने यूट्यूब का एक पार्ट ऑफ वीडियो आपको दिखा रहा हूं, सो दैट आपको ये समझ में आए कि थिक होने पे अंतर क्या आता है। These plates I picked up on eBay for a pretty reasonable price, along with some very strong neodymium magnets. Together they behave in strange ways.
copper is not magnetic, so they don't exactly attract each other, but at the same time this magnet doesn't seem to want to slip off very quickly. It drags across the plate slowly, like it's moving through a thick fluid. It's even more interesting if I drop the magnet on the plate. It slows down mid-air and gently floats to the surface. So if the copper is not magnetic, something else must be causing this. And many of you probably already know the answer has to do with electricity. When a magnetic field moves through copper and many other metals, it causes electrons to reorganize themselves and flow in a circular pattern perpendicular to the oncoming magnetic field. Of course, the electrons were perfectly happy being where they were before the magnet tried moving them around, and so they resist this movement by generating a temporary magnetic field of their own. There's no attraction or repulsion, just resistance to change. One way that we can prove this resistance is due to the flow of electricity is by replacing the copper plates with a copper coil. This coil of wire is not connected at the ends, and so it does not form a complete electrical circuit. If we tried to make electrons flow around this coil, they would have nowhere to go, and we can tell this is the case because when I drop a magnet through the center, there is no resistance. It falls through the coil as if it were not even there, no slowing down at all. If the resistance to movement we saw with the copper plate was an inherent property of copper, nothing to do with electricity, the magnet should still slow down, even with a disconnected circuit. When I do connect the two ends of the copper wire, now the magnet pauses as soon as it reaches the coil, and it takes a moment to make it all the way through. Electrons can now make a complete orbit around the coil in response to the oncoming magnetic field, and so the magnet slows down as its momentum is converted into electrical current. If I once again disconnect the coil and bridge the circuit with an LED, we can see a better indication of the electricity. The LED is very efficient, so powering it doesn't slow down the magnet quite as much as when the circuit was closed directly. This is a simplified model of how the majority of the world's electricity is generated. There are many different types of power plants, but most of them are just trying to figure out different ways to more efficiently move magnets through coils of wire. Now back to the copper plates. We can't so easily get electricity from these like we can from a coil, but the electrons are still flowing and cause very heavy resistance to a strong magnet. Because of this, we can do some interesting things like manually levitate a magnet above the surface. I'm doing this by holding a second magnet underneath the plate. It's not easy to make a magnet float in this way, but it is fun to practice. I found that using a very wide magnet on top and a smaller magnet underneath is the most controllable setup. I made a small stand to hold my copper plates out of wood and acrylic glass. The resistance to movement caused by the electrical inductance in the copper is the only reason this levitation is possible. On a surface without this property, a magnet will fly right off the side as soon as you try to lift it with a second magnet. Despite the resistance that we've seen to change, magnetic fields pass right through copper as if it were not even there, as we can see by how I'm able to rotate this small cube magnet from a long distance away, even with the copper plate separating the magnet in my hand. Replacing the disc magnet with this smaller cube in the earlier setup allows me to walk it across the surface like a little robot, and the motion damping provided by the copper gives me very precise control. Besides the generation of electricity, there are a few other practical applications for this sort of motion damping. High-speed trains and even some roller coasters use a magnetic braking system set up in a way very similar to this, with powerful magnets, usually electromagnets, elevated above a conductive surface. The magnets slow the vehicle down quickly without any surface-to-surface friction that causes damage in conventional braking systems between brake pads and rotors. My favorite tabletop demonstration of magnetic braking is to swing a magnet toward a chunk of copper like a wrecking ball. The magnet loses all of its momentum at the very last moment in a way that almost looks supernatural. It reminds me of a scene in the second Matrix movie where Neo stops bullets in midair. What's really happening is of course the same thing that has happened in my other examples. The magnet's momentum is slowed by opposing magnetic fields generated by the flow of electrons in the copper. And since the electrical energy isn't being collected by a circuit for any useful purpose, it dissipates into the lump of copper as heat. So the copper actually gets warmer every time I swing the magnet toward it,
but by such a small amount that measuring the change would be very difficult. हाँ, तो इस वीडियो में कुछ खास पॉइंट देखे होंगे। पहला डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि ये वाला था कि जब ये सर्किट ओपन था, हमने बार मैग्नेट ऐसे गिराई, नो चेंज, मतलब नो ड्रैग। और शायद समझ में आ गया होगा ड्रैग क्यों नहीं है, क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ। सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो इसमें करंट नहीं आया, करंट नहीं आया तो थर्मल एनर्जी लूज नहीं हुई, या करंट नहीं आया तो मैग्नेट नहीं बना, मैग्नेट नहीं बना तो ड्रैग नहीं आया। तो कोई फर्क नहीं पड़ा इस केस में। दूसरे में देखा कि ज्यों ही मैंने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, ज्यों ही ये आपस में कनेक्ट हो गए दोनों, तो अब करंट पैदा होना चालू हो गया। और अब देखिए ज्यों ही यहां से यहां तक ड्रैग काफी कम है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसके नेबरहुड में स्ट्रांग है, यहां थोड़ा कमजोर है, यहां कमजोर है। तो ड्रैग आया इस हिस्से में अच्छा खासा, तो ये स्ट्रांग ड्रैग था। हाँ, स्ट्रांग ड्रैग कितना, मैग्नेट जितनी ताकतवर होगी उतना स्ट्रांग ड्रैग आएगा। ठीक है। और तीसरा पॉइंट यही था कि अब अगर मैं यहां एलईडी लगा देता, जैसे कि इन्होंने एलईडी लगा दी, तो यहां अगर एलईडी लगी होती तो जिस दौरान ड्रैग आया उस दौरान करंट फ्लो किया, उस दौरान एलईडी ग्लो की थी। ठीक है। और आखिरकार एलईडी के लिए एनर्जी कहां से आ रही है, इससे। ठीक है। तो एक छोटा सा और वीडियो मेरा देखिए, जिसमें मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये काइनेटिक एनर्जी इसी से आ रही है। तो कंपेयर करेंगे हम इसमें। तो एक कॉपर ट्यूब में बार मैग्नेट डालूंगा और एक बार मैग्नेट बगल में, और दोनों में आप देखिएगा मोशन में ड्रैग आपको अच्छा खासा दिखेगा। खास बात नोट करने वाली ये है कि आपको ऐसे लगेगा जैसे किसी विस्कस लिक्विड में हमने ऑब्जेक्ट को डाल दिया हो। देखिए इस एक्सपेरिमेंट में ये कॉपर की ट्यूब है, हॉलो है, ये एक मैग्नेट है, एक और मैग्नेट है। मेरे पास दो मैग्नेट हैं, ठीक है, तीन हाथ हैं। तो एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये है। अब मैं ये मैग्नेट मैं यहाँ से रिलीज करूँगा, ठीक उसी टाइम पे ये मैग्नेट रिलीज होता है। ठीक है। अब आप देखिएगा इनकी मोशन। तो जब मैं 3 बोलूँ तब रिलीज करना है। 1 2 3। अब इसका एक्सप्लेनेशन के लिए एक ये हो सकता है कि देखिए ये वाली जो मैग्नेट इसके अंदर गई काफ़ी देर में गई, जैसे मैं फिर से दिखाता हूँ करके। तो अब एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि शायद इसका ये खुद एक मैग्नेटिक मटेरियल रहा होगा और इसका मैग्नेट इसको रोक रहा होगा। लेकिन देखिए ये मैग्नेटिक नहीं है, देखिए कहीं स्टिक नहीं कर रहा है। देखिए देखो मैग्नेटिक तो है नहीं। तो पहला एक्सप्लेनेशन तो गड़बड़ हो गया कि ये मैग्नेटिक है। ये कॉपर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। ठीक है। अब अगर ये नॉन मैग्नेटिक है तो कोई तो फोर्स है जो इसको रोक रहा होगा। अब शायद एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि इसकी साइज और इसकी साइज बराबर है, तो टच होके जा रहा होगा, फ्रिक्शन होगा। तो इसके लिए हम टॉप व्यू देखते हैं सो दैट आपको समझ में आए कि इसके टच भी नहीं हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। अब मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ इसमें। तो सामने से गिरा रहा हूँ और अब आप देखिएगा दिखा तो ट्रायल मार देते। अब देखिए। चलिए, तो उम्मीद है ये वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि एडी करंट क्या है, और एडी करंट की यूजेस भी आपको दिख जाएंगे। यूजेस पहला तो दिख गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग। अगर हमें ब्रेकिंग करनी है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग, सडन ब्रेकिंग करनी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग, जैसे आपने वो वीडियो में देखा होगा कि इतना मोटा ये कॉपर था और यहां से देखिए इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आ रही थी और यहां जाके जस्ट रुक गई।
कि ऐसे आई और यहां एकदम से रुक गई। ऑब्वियसली ये ट्रेन्स में होता है, मैगलेव ट्रेन्स में, मैग्नेटिक लेविटेशन वाली। तो जो मैग्नेटिक लेविटेशन प्रिंसिपल पे काम करती हैं वो भी प्रिंसिपल हम बाद में बात करेंगे। तो मैगलेव ट्रेन्स जो होती हैं वो अच्छी खासी स्पीड से जाती हैं, उनको ब्रेक करने के लिए हम एडी करंट का यूज करते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्नेसेस। ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इवन ये एडी करंट में हीट इतनी ज्यादा डेवलप होती है कि हम उस हीट को मेटल को मेल्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब क्या किया कि ये हमारा मेटल है और अब जरा समझिए, ये एक कॉइल होती और कॉइल में हाई फ्रीक्वेंसी करंट जाता। हाई फ्रीक्वेंसी टर्म क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि डी फाई बाय डी टी लार्ज हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उतना तेजी से बदलेगा, उतना डी फाई बाय डी टी ज्यादा होगा। तो उतना डी फाई बाय डी टी ज्यादा होगा, उतना बड़ा करंट आएगा, उतनी बड़ी हीट आएगी, उतनी जल्दी ये मेल्ट होगा। ठीक है, तो जैसे इस वीडियो में देखिए कि ये जो कॉइल है, इस कॉइल में अच्छा खासा फ्रीक्वेंसी का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, एसी, अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी का एसी करंट है, दिखेगा नहीं आपको। अब ज्यों ही मैं यहां मेटल का ऑब्जेक्ट इसके पास लाया तो देखिए मेटल का ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेड हॉट हो गया, और इसकी जगह अगर मैं कोई कॉइल लाया मेटल की तो देखिए कॉइल बिल्कुल लाल होते हुए दिख रही। और यही कॉन्सेप्ट है ये हमारा इंडक्शन कुकर का। ये इंडक्शन कुकर का कॉन्सेप्ट है, और दिख रहा है इंडक्शन कुकर ही तो कॉन्सेप्ट है, ये इंडक्शन कुकर ही तो बन गया। हाई एक कॉइल है, इंडक्शन कुकर ऐसा होता है, ये कुकर है आपका, इसके अंदर ये कॉइल होती है, इस कॉइल से ये कनेक्शन जाते हैं, ये कनेक्शन हमारे एसी सप्लाई से हुए, अंदर ऑक्सीलेटर वगैरह रखे होते हैं जो इसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी बढ़ा देते हैं। तो इससे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ है बी नॉट साइन ओमेगा टी टाइप का, और ओमेगा काफी हाई फ्रीक्वेंसी है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बहुत तेजी से बदल रहा है, बहुत ही ज्यादा तेजी से। तो ये अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी से बदलेगा, तो ये बदलेगा तो एडी करंट पैदा होंगे, लेकिन किन में? जो मेटल है। इसीलिए अगर आपने इसके ऊपर कोई मेटल का ऑब्जेक्ट रखा तो ये एडी करंट मेटल में, सोचिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, करंट इसके परपेंडिकुलर पैदा होते हैं, तो इसमें ऐसा करंट पूरे में फ्लो होने लग जाएगा इसके बेस पे, और इसके बेस पे करंट फ्लो होगा तो ये गर्म होगा। इसीलिए इनका बेस मेटेलिक होता है, इनका बेस मेटेलिक होता है, और उस बेस में करंट पैदा होता है, और करंट पैदा होता है, वो करंट इसको गर्म करता है। ठीक है, हां, इसके ऊपर आप हाथ रखोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका हाथ मेटेलिक नहीं है, हाथ आपका मेटेलिक नहीं है, कंडक्टिंग नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप हाथ की जगह कोई मेटल की प्लेट किसी इंसुलेटर से पकड़ के इसके ऊपर रख दो और चालू कर लो। ध्यान दीजिए, इंसुलेटर से पकड़िएगा, बहुत रिस्की है। अगर घर पे एक्सपेरिमेंट करना है तो मेटल की प्लेट इंसुलेटर से लेके इसके ऊपर रखिएगा, कुछ देर में रेड हॉट भले ना दिखे लेकिन गर्म होते हुए तो दिख जाएगी। तो आप क्या करिए, कुछ देर के लिए चालू रखिए, बंद कर दीजिए, फिर आप उसको टच करोगे तो गर्म हो जाएगा। और क्यों हो रहा है ये तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, हाँ, तीसरा इसी का यूज हम कर सकते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। ये डेड बीट गैल्वेनोमीटर अपने आप में गैल्वेनोमीटर से कोई लेना देना नहीं है। डेड बीट का क्या मतलब है कि कई बार हम चाहते हैं डैंपिंग हो, दरअसल इसे फोर्स डैंपिंग नाम आप दे सकते हैं, क्योंकि कॉइल जो मूव करती है, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, ये आपका गैल्वेनोमीटर था, आपने इसमें करंट भेजा, आपने करंट भेजा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर यहां था, तो ये यहां से 2 एम्पियर तक गया। लेकिन जब ये 2 एम्पियर तक गया तब तक इसके पास एंगुलर स्पीड आ चुकी है, तो और आगे तक जाएगा, तो ये कुछ ऐसे 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 करके यहां रुकेगा।
काफ़ी हद तक आप इसको ऐसे सोच सकते हो, अगर इसका K होता 100 न्यूटन पर मीटर, ये होता 1 किलोग्राम, तो इसका एक्सटेंशन आता 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये नेचुरल लेंस से 10 सेंटीमीटर पर रुकेगा नहीं, 10 और जाएगा, तो ये मैक्सिमम एक्सटेंशन 20 होता है और ऐसे ऑक्सीलेट करके जाके 10 पे रुकेगा। तो ऐसे ही इसमें होता कि ये 2 एम्पियर से आगे ऐसे मूव करके करके फाइनली 2 पे रुकता। हमें वेट करना पड़ता उतनी देर तक कि आराम से रुके यहां। लेकिन हम इसकी जगह क्या करते हैं कि यहां यही कॉन्सेप्ट लगा के इसकी ब्रेकिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ज्यों ही ये इसके यहां आगे जाता है और ये ऐसे एकदम से रुक जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो जैसे कि यहां इस वीडियो में है कि ये डेड बीट गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसा है। अगर ये ऑफ होता, मतलब ये डैंपिंग नहीं की होती, तो इस तरह ऑक्सीलेट करता। डैंपिंग है तो सडन रुक गया। तो उम्मीद है एडी करंट के आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि हम फर्नेस मतलब हीट प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, फोर्स डैंपिंग के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग के लिए एडी करंट को यूज कर सकते हैं। लेकिन एडी करंट आएगा कब? तो एडी करंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्या सीखे? तो एडी करंट के लिए व्हेन टाइम वेरिंग, ये पॉइंट लिख लेना अपनी कॉपी में, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड is subjected to perpendicular conducting surface. Current starts flowing in this conductor in form of whirls called eddy current. ये इसकी डेफिनेशन है। अंग्रेजी समझिएगा क्या क्या कहा मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, कंडक्टर आपका ऐसा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ बदल रहा है तो इसमें करंट ऐसा पैदा होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर सरफेस में करंट पैदा होगा। और कैसे पैदा हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जितने भी हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे, चाहे वो एक्सपेरिमेंट ये कॉइल वाला हो और कॉइल पे ऊपर से नॉर्थ साउथ से ये गिर रहा था, तो यही तो है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, टाइम के साथ बदल रहा है, इसमें करंट आ रहा है इन फॉर्म ऑफ वर्ल्स। वर्ल्स मतलब ये करंट सर्कुलर टाइप का होगा, क्लोज लूप में करंट फ्लो करेगा, इसे हम एडी करंट कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? टाइम वेरिंग भी, कंडक्टिंग या मेटेलिक सरफेस और वर्ल्स, ये हमारा एडी करंट है। चलो अब हम बात करते हैं लास्ट और काफी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब वो इंड्यूस्ड करंट आप एडी करंट नाम दें या करंट इन कॉइल नाम दें, जो भी है, इंड्यूस करंट की हमें डायरेक्शन पता करनी है। और इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या हो गई, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, यूजिंग लेंस लॉ। और आपको लेंस लॉ में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा फील होगा। तो है क्या कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सच दैट इट विल अपोज द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो भी कॉज है उसको अपोज करेगा, तभी तो उसकी एनर्जी छीनेगा और खुद में एनर्जी जनरेट करेगा। तो सीधे एग्जांपल से, तो पहला एग्जांपल ये लिया हमने, इसको वेलोसिटी भी b कांस्टेंट है। एग्जांपल 2, रिपीट हो रहा है, होने दो। एग्जाम्पल 3, ये 3 एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे इसको।
एक और चौथा भी ले लेता हूं, चौथा और मैंने ले लिया। ये यहां करंट है और ये करंट डिक्रीजिंग विथ टाइम। इन चारों में डायरेक्शन समझने की कोशिश करिए। मैग्नेटिक फील्ड ये है, कॉइल हमारा ये है, तो चारों में जिस कॉइल में हमें आंसर निकालना है उसको मैं येलो कर देता हूं कि येलो कॉइल में हमें करंट की डायरेक्शन बतानी है। हाँ, इसमें करंट कांस्टेंट है। किसमें? इसमें कॉइल हमारी पूरा मेटल ही है तो ढेर सारी कॉइल मान लो। पहले क्वेश्चन में ये जब पास आएगा तो इस पे, ये जब पास आएगा तो इस पे क्रॉस की वैल्यू बढ़ेगी। इमेजिन करिए कि इस पे फ्लक्स बदल रहा है। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ रहा है, ये एरिया बढ़ रहा है और एरिया बढ़ रहा है तो इसमें करंट की दो पॉसिबिलिटी थी, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं इसमें क्या कह रहा हूं, अब अच्छे सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि करंट इस तरह होगा कि कॉज को रोकेगा। कॉज क्या है? वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी को रोकना है तो फोर्स हमें कहां चाहिए? पीछे। और फोर्स इस पे पीछे कब आ सकता है? सोचिए जब करंट ऊपर हो। BIL। फिर रिपीट कर रहा हूं, कॉज क्या है? वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी को कम करेगा तभी ये फोर्स इससे एनर्जी खींचेगा, और जब ये इससे एनर्जी खींचेगा तभी ये करंट बनेगा, क्योंकि करंट को भी तो एनर्जी चाहिए। तो ये फोर्स इसको अपोज करेगा। तो दो पॉसिबिलिटी थी। अगर आपने पॉसिबिलिटी कही कि करंट नीचे है, तो करंट नीचे है तो मैग्नेटिक फोर्स इस वेलोसिटी को सपोर्ट करेगा, स्पीड तो बढ़ जाएगी। जबकि स्पीड घटानी है तभी तो I² आ आएगा। तो शायद आप समझ गए होंगे कि ये करंट कुछ ऐसा है, मतलब करंट आएगा ऐसा ऐसा ऐसा, इस तरह फोर्स पीछे आएगा। अब हमारे पास जस्टिफिकेशन है, ठीक। तो उम्मीद है यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो करंट की डायरेक्शन इस तरह। हां, इस डायरेक्शन को थोड़ा सा हम और सोच सकते थे, इसको थोड़ा सा और हम सोच सकते थे। कैसे? ये अंदर आ रहा है तो क्रॉस बढ़ रहा है। ये दूसरा तरीका समझिएगा, ये आसान है, उतना लॉजिकल नहीं लेकिन आसान है। ये जब अंदर आ रहा है तो क्रॉस बढ़ रहा है, तो अब इसके पास करंट बनाने के दो तरीके थे कि या तो करंट ऐसा होगा या करंट ऐसा होगा। अब जरा सोचिए, इस करंट की डायरेक्शन क्रॉस है, इसने जो पैदा किया वो करंट की डायरेक्शन डॉट है। तो अगर मैं वजह मान लूं कि क्रॉस का बढ़ना वजह है, तो ये इस तरीके से करंट पैदा करेगा कि क्रॉस घट जाए। अंदर आया, क्रॉस बढ़ गया। इसने करंट ऐसा पैदा किया कि क्रॉस घट जाए, और क्रॉस को घटाने के लिए इसको डॉट करंट पैदा करना पड़ेगा। ये इस करंट की टेंडेंसी डॉट है, ये क्रॉस को कम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये तो क्रॉस को सपोर्ट कर रहा है, तो फ्लक्स तो और बढ़ गया। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स को घटाएगा, घट रहा है तो फ्लक्स बढ़ाएगा। तो यहां क्रॉस बढ़ रहा था, क्रॉस को घटा रहा है। घटाने का तरीका क्या है? करंट ऐसे चला जाए। क्योंकि इसी में आप ये इमेजिन करने की कोशिश करिएगा कि अगर इसकी वेलोसिटी इधर होती तो हम इधर होती तो फोर्स पीछे आना चाहिए था, रोकता। फोर्स पीछे तभी आएगा जब करंट इधर होगा। सोचो, आई भी फोर्स इधर आ गया, तो अगर इसके पास वेलोसिटी इधर होती तो फोर्स इधर आता। और आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे, ये बाहर निकल रहा है तो क्रॉस घट रहा है, और अगर क्रॉस घटेगा तो ये क्रॉस को सपोर्ट करेगा। तो देखिए इसकी टेंडेंसी क्रॉस ही है। तो एक तरीका है फोर्स, दूसरा तरीका है ये फ्लक्स। और ये फ्लक्स वाला तरीका हमेशा काम करता है सरप्राइजिंगली। तो आप क्या सोचिएगा, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये अपोज करेगा फ्लक्स को, अपोजिस फ्लक्स। फ्लक्स घट रहा है तो सपोर्ट्स फ्लक्स। मींस इस कंक्लूजन से हम आए कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज सच दैट
इट अपोजेस, अच्छे से स्टेटमेंट समझिएगा, चेंज इन फ्लक्स। दरअसल यही तो कॉज है, स्टेटमेंट अभी भी हमारा वही है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज सच दैट इट अपोजेस कॉज, और कॉज क्या है? चेंज इन फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा, फ्लक्स बढ़ रहा है तो घटाएगा, घट रहा है तो बढ़ाएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन इसकी अंदाज लगा सकते थे। ऑब्वियसली फोर्स वाला तरीका भी अच्छा है। तो अब मैं यही तरीके अगले इसमें भी इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। सेकंड में अगर मैं इसको कॉइल ही मान लूं, एक फर्क तो पड़ना नहीं है कुछ, ये हमारी तरफ है, इसकी वेलोसिटी पास है तो इसका नॉर्थ पोल ये रोकेगा, नॉर्थ पोल इधर आएगा, साउथ पोल इधर आएगा, और नॉर्थ इधर लाने के लिए करंट ऐसा आएगा। ठीक है, या तो ऐसे, तो हमें समझ में आया करंट ऊपर की तरफ, यहां से नीचे की तरफ। या दूसरा तरीका सोचिए, इसकी फील्ड लाइन ऐसी है, कॉइल ऐसी है, अब ये अगर पास आया, ये अगर क्लोज आया, क्लोज आया तो ये लाइन बढ़ गई तो फ्लक्स बढ़ गया, पास आया फ्लक्स बढ़ गया, तो ये खुद का फ्लक्स ऐसा पैदा करेगा कि ये इसको घटाने की कोशिश करेगा। इसका फ्लक्स लेफ्ट टू राइट है तो इसका फ्लक्स उल्टा होगा, तो इसका फ्लक्स राइट टू लेफ्ट होगा। ठीक है, ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है आपको वीडियो रोक के एक दो बार देखना पड़े कि मैं क्या कह रहा हूं। बस ये समझने की कोशिश करिए, दो तरीके आपके पास हैं। पास आ रहा है, ये रोकेगा, तो इधर रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मिल गई, ऐसे आएगा, तो करंट ऐसा आएगा। दूसरा तरीका, पास आ रहा है तो फील्ड लाइन ज्यादा हो गई, तो लेफ्ट टू राइट फील्ड लाइन ज्यादा हो गई, बढ़ गई, तो ये उन फील्ड लाइन लेफ्ट टू राइट बढ़ी हैं, तो ये राइट टू लेफ्ट अपनी पैदा करेगा उल्टी। और ठीक यही एक्सप्लेनेशन हो जाता अगर ये उल्टी तरफ जा रहा होता, ये इधर जा रहा होता। तो कॉज क्या है इसका? दूर जाना। तो ये क्या करेगा भाई? पास आ जाओ, और पास लाने के लिए इसको अपना ऐसा बार मैग्नेट करंट ऐसा आएगा, तो ये इससे आंसर मिल गया। या फिर दूसरा आंसर, इसकी फील्ड लाइन ऐसी है, सॉरी, इसकी फील्ड लाइन ऐसी है बाहर की तरफ। अब जरा सोचिए, ये दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है तो ये फील्ड लाइन कमजोर हो रही है, तो लेफ्ट टू राइट का फ्लक्स गिर रहा है, और ये गिर रहा है तो ये अपने अंदर लेफ्ट टू राइट ही पैदा करेगा, सो दैट ये वापस बढ़ जाए। तो इसकी लाइंस आ गई ऐसी। अब जरा सोचिए, अब इसकी लाइंस और इसकी लाइन पैरेलल है, घट रहा था तो सपोर्ट कर रहा है, यहां एंटी पैरेलल है, बढ़ रहा था तो अपोज कर रहा है। एग्जाम्पल 3, तो ये फ्लक्स वाला तरीका यहां बहुत काम आता है। जैसे इसके पास वेलोसिटी इधर है, इसकी फील्ड लाइन हमें पता है क्रॉस है, लेकिन हमें यह भी पता है दूर जाने पे कमजोर हो रही है। दूर जाओगे, क्रॉस वाली फील्ड लाइन कमजोर होगी, और क्रॉस वाली कमजोर होगी तो इस लॉ के हिसाब से ये चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा, और फ्लक्स घट रहा है क्रॉस वाला, तो इट विल सपोर्ट क्रॉस। तो ये क्रॉस को बढ़ाना चाहेगा, और क्रॉस को बढ़ाना चाहेगा तो खुद के अंदर जो फील्ड लाइन पैदा होंगी वो क्रॉस वाली होंगी, तो करंट आएगा ऐसा। अब जरा समझिए, इसकी खुद की फील्ड लाइन क्रॉस है, और ये वाली क्रॉस दूर जाने पे कमजोर हो रही थी, इसने मदद कर दी, वापस से बढ़ने लगे, मतलब कंपेंसेट करने की कोशिश कर रहा है। और इसको न्यूटन्स लॉ से वेरीफाई करने की कोशिश करिए, या जो भी लेंज लॉ, न्यूटन्स लॉ सब एक तरह से ही है, तो लेंज लॉ से वेरीफाई करते हैं। तो इसका इस पे अट्रैक्शन है, इस पे रिपल्शन है। सोचो, सेम डायरेक्शन में करंट अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में करंट रिपल्शन, लेकिन फील करिए अट्रैक्शन इज मोर पावरफुल, क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो नेट फोर्स अट्रैक्टिव आया, वेलोसिटी इधर थी तो वेलोसिटी को अपोज कर रहा है,
अपने आप ही हमारी डायरेक्शन दोनों से सही आई। तो अच्छी बात है, आप दूसरे तरीके से भी मैच कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल 4, ये करंट है, इसकी फील्ड लाइन अंदर क्रॉस होंगी। तो अगर ये करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स कांस्टेंट है, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा। लेकिन चूंकि करंट घट रहा है, करंट इज डिक्रीजिंग, करंट डिक्रीज हो रहा है मतलब क्रॉस लाइंस कम हो रही हैं। क्रॉस लाइंस कम हो रही हैं तो ये कॉइल क्रॉस को सपोर्ट करेगी, तो कॉइल सपोर्ट्स क्रॉस। इसका मतलब कॉइल में जो करंट जाएगा वो ऐसा जाएगा। तो आंसर आया ये। हां, ये अगर करंट बढ़ रहा होता तो क्रॉस बढ़ रहा होता, तो कॉइल अपोजेस क्रॉस, मतलब सपोर्ट्स डॉट। तो ये येलो वाली कॉइल में अंदर जो करंट पैदा होगा वो कुछ इस तरह होगा। तो पहला लेक्चर हमेशा की तरह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे आज के लेक्चर में मैं अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन उसके पहले ये समझते हैं आज के लेक्चर में हम गिनी चुनी चीज़ें देखें, ज़्यादा कुछ खास नहीं देखा है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। और करंट जो इंड्यूस होगा वो करंट इस तरह इंड्यूस होगा कि अपने कॉज को अपोज करेगा। ठीक है, अब वो करंट आप बिजली बनाने के लिए यूज करो, हीट करने के लिए यूज करो, ब्रेकिंग में यूज करो, आपकी मर्जी जैसे करना है। तो अगर एक कॉइल है तो करंट सिर्फ कॉइल में है, और अगर प्लेट है तो ये करंट पूरे प्लेट पे है, क्योंकि इनफाइनाइट कॉइल्स हो गई। तो इसी को हम एडी करंट कह देते हैं, जो पूरे मेटेलिक कंडक्टर में यूज होता है। चलो, तो ये क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 1 में खाली आपको डायरेक्शन बतानी है। 3 केस हैं। पहले में कॉइल क्रॉस वाले फील्ड में रखी हुई है और क्रॉस बढ़ रहा है। दूसरे में डॉट कांस्टेंट है, इस रीजन में कन्फाइंड है। एक रेक्टेंगुलर कॉइल ऊपर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक ऐसे घूम रही है। तीसरे में एक सोलेनॉइड है, इस तरीके से डॉटेड मतलब पीछे का हिस्सा, सॉलिड मतलब हमारी तरफ का हिस्सा। एक बैटरी है, ये है। इसमें करंट किस तरफ होगा? ठीक है, स्विच जस्ट क्लोज किया तब। क्वेश्चन 2 में एक कॉइल के टर्न्स 100 हैं, एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सब्जेक्टेड टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर अंडरस्टूड है, मैंने लिखा नहीं, फील्ड परपेंडिकुलर है इसके। ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब एरिया के पैरेलल। रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल 2 ओम, चार्ज फ्लोन फर्स्ट 2 सेकेंड्स में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है, ईएमएफ टाइम का फंक्शन होगा, करंट टाइम का फंक्शन होगा, चार्ज निकालना है। क्वेश्चन 3 में एक करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर है, करंट की वैल्यू एम्पियर में ये दे रखी है। 0.2 और 0.2 डिस्टेंस पे 2 छोटी छोटी लूप हैं 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर की, एक्चुअली 3 है। तो तीनों में ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आपको बतानी है। ये दोनों कॉइल इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये कॉइल की एक्सिस इस करंट के अलोंग है। तो ये आपको आंसर निकालना है। ठीक है, हाँ वैसे उसकी जरूरत नहीं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना भूल गया, फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर होती है, WB वेबर। इसका मतलब एसआई यूनिट ही है। d∅/dt हमारा ईएमएफ है, ईएमएफ की यूनिट वोल्ट है, तो वोल्ट ही वेबर पर सेकेंड है, और वेबर ही टेस्ला मीटर स्क्वायर है। फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो वेबर ही टेस्ला मीटर स्क्वायर है, और वेबर पर सेकेंड ही वोल्ट है, तो वेबर को वोल्ट सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट को नया नाम दिया गया है वेबर, WB और पूरा WEBER। ठीक है, फिलहाल इन क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी, ट्राई करिए। चलो तो सॉल्यूशन देखते हैं। पहला बहुत ही आसान, अगर क्रॉस बढ़ रहा है, तो ये क्रॉस को अपोज करेगा, और क्रॉस को अपोज करेगा तो डॉट प्रोड्यूसिंग
करंट आएगा। तो यहां देखिए कॉज क्या था, क्रॉस का बढ़ना, तो क्रॉस को रोकना है तो इसको खुद का डॉट पैदा करना होगा, करंट आएगा ऐसे। क्वेश्चन 2, अब हमें देखना है इसमें फ्लक्स इसका इमेजिन करिए कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, इस समय तो फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ आएगा ही नहीं, करंट 0। इसका देखिए अंदर जा रहा है तो डॉट बढ़ रहा है, और डॉट बढ़ रहा है तो ये क्रॉस सपोर्टिंग, क्योंकि डॉट बढ़ेगा तो डॉट को अपोज करेगा, मतलब क्रॉस सपोर्टिंग, मतलब करंट आएगा ऐसा। या फोर्स से भी वेरीफाई कर सकते थे, जो कि ये ऐसा आया, हाँ, और फोर्स बिल्कुल सही है। देखो इसमें करंट ऐसा है, यहां डॉट कमजोर हो रहा है तो ये डॉट को सपोर्ट करेगा, करंट आएगा ऐसे। और आप इमेजिन कर सकते हैं इस पर फोर्स आएगा पीछे, देखिए फोर्स बिल्कुल सही आया, इस पर भी फोर्स सही आया। चलो इसमें भी देखिए डॉट बढ़ रहा है, डॉट बढ़ रहा है तो डॉट बढ़ रहा है तो डॉट को रोकना होगा। तो डॉट को कम करने का तरीका है ये खुद के अंदर क्रॉस सपोर्टिंग करंट पैदा करे, क्रॉस सपोर्टिंग मतलब ऐसा। और अब जरा देखिएगा इस पे आप फोर्स की डायरेक्शन देखें तो इस पे फोर्स पीछे आ रहा है, और सही बात है इधर घूम रहा है, फोर्स उल्टा है उसको रोक रहा है। थर्ड पार्ट में जो करंट आएगा, जो ही हम स्विच ऑन करेंगे इसके अंदर एक करंट ऐसा पैदा हो जाएगा। पहले करंट 0 था, अचानक एक करंट आ गया, अचानक एक करंट आ गया तो देखिए इस पे फ्लक्स 0 था, अचानक से एक फ्लक्स पैदा हो गया इसका, और इसका फ्लक्स है लेफ्ट टू राइट, तो ये उल्टा करेगा क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ये ऐसे करंट पैदा करेगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगा, तो ये ऐसा आएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो ये रिपेल हो जाएगा। सोचिए ये पीछे की तरफ रिपेल हो जाएगा, और ये रिपल्शन का इफेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इसमें ऐसे देखिए इसका एक्सपेरिमेंट, ये एक ये सॉफ्ट आयरन कोर है सो दैट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाए, ये ऐसा है, और इस पे हम एक स्विच लगाने वाले हैं, और यहां पे ये मैंने एक कॉइल रखी है, मेटेलिक कॉइल इसके ऊपर रखी है। ज्यों ही हम स्विच ऑन करेंगे ये कॉइल उछल जाती है, और समझने की कोशिश करिए कॉइल क्यों उछली है, क्योंकि जो ही हम स्विच ऑन करते इसमें करंट ऐसा आता तो इसका फ्लक्स ऊपर आता, तो ये उल्टा फ्लक्स पैदा करेगा, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इसका इधर इसका इधर, और अपोजिट डायरेक्शन के करंट रिपेल करते हैं तो ये उछल जाएगी। ठीक है, तो इसका वीडियो देखिए, तो इसके वीडियो में देखिए ये वही सेटअप है, जो ही हम स्विच ऑन कर रहे हैं वो उछल जा रहा है, क्योंकि स्विच ऑन करने पे करंट अपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो गए, छोटी सी देर के लिए करंट आया, अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग करंट आया, फोर्स आया, उछल गया। क्वेश्चन 2, कॉइल ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, तो फ्लक्स आएगा नंबर ऑफ टर्न्स इंटू बी इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, जो कि 1 है। नंबर ऑफ टर्न्स 100, एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.2 टी स्क्वायर, एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आया वेबर। तो इसको सुधार लें, 10 ये 10 से 0.2, तो 2 इंटू 10 पे -2 टी स्क्वायर वेबर। ठीक है, इसी को चाहें तो हम 20 टी स्क्वायर मिली वेबर लिख सकते हैं, ये फ्लक्स है, तो ईएमएफ आता डी बाय डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करो, तो 40 टी मिली वेबर का डेरिवेटिव मिली वेबर पर सेकेंड, मतलब मिली वोल्ट। तो करंट आया ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, तो 40 टी रेजिस्टेंस दे रखा होगा 2 ओम, तो 20 टी मिली एम्पियर, लेकिन ये टी का फंक्शन है, तो आपको चार्ज निकालने के लिए आई डी टी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। 20 टी डी टी का इंटीग्रेशन 0 से
टी। तो 20t²/2 10t² मिली कूलम। टी की वैल्यू 0 से 2 थी तो 40 मिली कूलम। ये हमारा आंसर है। तो अप्रोच क्या थी, पहले फ्लक्स निकाला वेबर में, डेरिवेटिव किया, आंसर आया वोल्ट में, मिली वेबर था तो मिली वोल्ट। करंट निकाला, टी का फंक्शन आया, इंटीग्रेट किया तो 20t का 20t²/2 10t², 0 से t लिमिट छापी, टी की वैल्यू 2 थी तो ये आया 40 मिली कूलम। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में सिमेट्री है तो शायद ये तो समझ गए होंगे, इससे तो फ्लक्स ही 0 है तो इससे ईएमएफ तो 0 आएगा, इससे फ्लक्स ही लिंक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लाइंस कभी इसको क्रॉस ही नहीं कर रही इस सरफेस को। तो इमेजिन करिए इससे फ्लक्स लिंकेज 0 है, ईएमएफ 0 है, तो यहां से कोई करंट नहीं पैदा होने वाला। इन दोनों में करंट जो भी पैदा होगा, सिमेट्री है, बराबर पैदा होगा। और कितना पैदा होगा तो ये टी का फंक्शन है, तो देखिएगा t = 0+ पे जरा समझिए करंट बढ़ रहा है। साइन फंक्शन, साइन का ग्राफ ऐसा होता है, तो ये t = 0+ पे करंट बढ़ रहा है। और अगर करंट बढ़ रहा है तो यहां क्रॉस भी बढ़ रहा है, यहां डॉट भी बढ़ रहा है, तो यहां पे जो करंट आएगा t = 0+ पे वो डॉट सपोर्टिंग आएगा, उल्टा क्रॉस को रोकेगा। यहां पे जो आएगा वो क्रॉस सपोर्टिंग आएगा, ऐसा। तो इसमें इतना 0.2 मीटर, इस पे इतना, ये डायरेक्शन आएगी, इनिशियल डायरेक्शन है। हालांकि साइनसोइडल है तो सब कुछ साइनसोइडल ही होगा, लेकिन डायरेक्शंस इनिशियली ऐसी आएंगी। लेकिन पूछा मैग्नीट्यूड है तो हम क्या करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। तो फ्लक्स आता BA cos थीटा, B है μ0/4π 2I/r × A × cos θ 1। μ0/4π 10 पे -7 2, करंट की वैल्यू 10 sin πt एम्पियर, डिस्टेंस 0.2, एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वेबर में हमारा आंसर आया, जो कि मेरे ख्याल से काफी कम होगा, क्योंकि 0.2 से 0.5, 2 से 2 कटा 50 इंटू 7 और 4 11, 10 पे -11 sin πt वेबर। ये फ्लक्स आया, ईएमएफ इसका डेरिवेटिव, तो 50 पाई इंटू 10 पे -11 cos πt वेबर। लेकिन मैं एक नेगेटिव लगा देता हूं, क्यों? क्योंकि फैराडे लॉ में अब हम जो ईएमएफ का फॉर्मूला लिखेंगे वो n/dt के साथ एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाएंगे। क्यों? नेगेटिव रिप्रेजेंट्स लेंज लॉ। नेगेटिव ये रिप्रेजेंट करता है कि लेंज लॉ वाला अपोज करेगा, तो यहां ये नेगेटिव का सिर्फ सिग्निफिकेंस ये है। हालांकि फैराडे लॉ में ने मैग्नीट्यूड की बात की थी, तो हमने एक एक्स्ट्रा नेगेटिव सिर्फ अपोज करने के लिए बना दिया। तो ये हमारा एक्सप्रेशन, ठीक है। हाँ, इसका जो एक्सप्रेशन आएगा, इसका एक्सप्रेशन एग्जैक्टली उसका उल्टा आएगा, क्योंकि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के करंट होंगे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन एंड हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। अगली क्लास में हम डिफरेंट केसेस में मैग्नीट्यूड निकालेंगे और जस्टिफाई करेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम बिल्कुल सही है। लेकिन आज की क्लास एक्सट्रीमली क्रूशियल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों की वर्किंग इसमें देखी आपने, ठीक है। और हमेशा ही टॉपिक की फर्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है पहली। तो प्लीज़ ना समझ में आए, डिस्कशन में इन्वॉल्व रहिए, डिस्कशन में पूछिए, पहले कोशिश करिए कि वीडियो से अच्छे से समझ लें, ठीक है। और अगर आपको अब भी दिक्कत आए तो थोड़ा एनसीईआरटी देख लें, हेल्प मिलेगी आपको।